नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और आज़ादी के बाद सदस्यों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। ठीक है, आज हम आगे की चीज़ें जानेंगे, जैसे कि संविधान सभा ने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया और कौन कौन सी समितियाँ थीं संविधान निर्माण में संविधान सभा की, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो क्या हुआ, कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो इस वजह से जो सीटों की संख्या थी उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा देख चुके हैं, अभी डिटेल में जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। ठीक है, तो पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे कुल, अब कितने हो गए, 299 सदस्य बचे। ठीक है, इसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे, 229 थे। ब्रिटिश प्रांतों से पहले कितने थे, मतलब आज़ाद होने से पहले 296 सदस्य थे। ठीक है, ऐसे ही देसी रियासतों में अब 70 सदस्य बचे थे, पहले कितने थे, 93 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो ये संख्याएं आपको थोड़ा ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी भारत के आज़ाद होने के बाद ये नई सदस्य संख्या थी संविधान सभा की। अब अगला देखिए, अब संविधान दूसरा क्या परिवर्तन हुआ आज़ाद होने के बाद, अब संविधान सभा पूर्णतया स्वतंत्र थी। तो कहने का मतलब है कि कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी संविधान सभा, उसके अंतर्गत ही काम कर रही थी। पर 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद जो संविधान सभा थी अब पूर्णतः स्वतंत्र हो गई, मतलब कि अब वह कैबिनेट मिशन के अधीन नहीं थी। तो ये दूसरा परिवर्तन ये हुआ आज़ादी के बाद। ठीक है, सदस्य संख्या बदली और दूसरा ये परिवर्तन हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हुआ क्या कि क्योंकि उससे पहले सरकार थी, किस, ब्रिटेन की सरकार राज्य कर रही थी भारत पर। अब भारत आज़ाद हो गया तो सरकार की ज़रूरत तो थी ही, ऐसे तो था नहीं कि सरकार नहीं है और देश चल रहा है, ऐसे काम नहीं चलता। तो सरकार की ज़रूरत थी, परंतु इतनी जल्दी ये भी नहीं था कि संविधान भी नहीं बनकर तैयार हुआ था और कि चुनाव करा दिए जाए, है ना, तो वो भी संभव नहीं था। तो इसमें क्या था, नई सरकार की ज़रूरत थी। तो जो संविधान सभा थी वही लोकसभा के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, यही जो लोकसभा के रूप में काम कर रही थी, इसमें से ही कुछ मंत्री वगैरह बना दिए गए थे लोग, उसी को अंतरिम सरकार कहा गया। अंतरिम सरकार यानी चुनी नहीं गई, जो लोग थे उन्हीं में से कुछ मंत्री पद संभाला, किसी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक है, तो अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति नहीं थे उस टाइम। ठीक है, जब ये हुआ था, हाँ, प्रधानमंत्री वगैरह का पद संभाला था, वो हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो संविधान सभा ही लोकसभा के रूप में कार्य करने लगी। अब संविधान सभा के दो कार्य हो गए थे। पहला कार्य तो क्या था कि संविधान का निर्माण करना, ये तो हम देख ही रहे हैं संविधान सभा का कार्य। दूसरा कार्य था भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य करना। तो यदि प्रश्न आता है भारत की प्रथम संसद, तो संविधान सभा ही थी। ठीक है, लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में और आगे देखते हैं। 17 नवंबर 1947 को पहली बार संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी, या संसद के रूप में पहली बैठक हुई। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की संसद के रूप में पहली बैठक हुई। ठीक है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में कौन है, सुमित्रा महाजन है लोकसभा की अध्यक्ष। ठीक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो देखिए अब संविधान सभा है, तो कैसे पता चलता है कि कब ये संविधान का निर्माण कर रही है और कब संसद के रूप में चल रही है। तो कहा जाता है कि जब अध्यक्ष के पद पर जीवी मावलंकर बैठे हुए हैं, तब संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी। यानी कि तब वो संविधान सभा नहीं है, संविधान का निर्माण नहीं कर रही है, तब वो लोकसभा है, यानी संसद की तरह कार्य कर रही है। यदि अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं, तब जो संविधान सभा थी उसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सभी लोगों ने एक साथ बैठकर संविधान लिखा? कहने का मतलब है कई बार लगता है कि ठीक है भाई संविधान सभा मिल गई, अब सबने बैठ करके कुछ कुछ पढ़ने लिए और लिखना शुरू कर दिया कि संविधान। नहीं, ऐसा नहीं था। विषयों के हिसाब से यानी सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए और उनकी समितियां बना दी गई कि इस सब्जेक्ट की समिति के अध्यक्ष ये होंगे, इसमें ये लोग शामिल होंगे, ऐसे काम करेंगे। तो यानी समितियां यानी कमिटीज़ बना दी गई थी, हैं, कुछ विषय लिए और उनकी समितियां बना दी गई। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, पर हम यहाँ बहुत ही आसानी से इन्हें देखेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति का नाम जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद उसके अंडर जो समितियाँ थीं उनको लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते ही हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है, हम याद करने के लिए लहजे से समझा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री का पद होता है एक शक्तिशाली पद है, पावर का प्रतीक है। ठीक है, तो इन्होंने जो भी समितियां थीं वो कैसी थीं, यानी शक्ति वाली, पावर वाली चीज़ें इन्होंने अपने पास रखी। संघ शक्ति समिति, ठीक है, संघ शक्ति मतलब संघ का मतलब है केंद्र की क्या क्या शक्तियां होंगी उसकी समिति। संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघीय प्रणाली के क्या प्रावधान होंगे। संघ मतलब यहाँ से केंद्र से आशय है, ठीक है, और केंद्र में ही बनता है क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संघ की जितनी भी चीज़ें आएंगी तो वो किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति, ये सब जवाहरलाल नेहरू के पास। राज्यों के लिए समिति, तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी ही देंगे कि राज्यों को क्या क्या पावर होनी चाहिए, क्योंकि तब तो संविधान लिखा नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों याद हो जाएंगी आपको। संघीय शक्ति, संघीय संविधान, राज्यों के लिए समिति, ये सब किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू की, जो कि पावरफुल व्यक्ति थे क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दूसरे पावरफुल व्यक्ति आप जानते ही हैं सरदार पटेल थे, जो कि गृह मंत्री थे और जिन्होंने रियासतों को एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान, ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरदार पटेल के अंतर्गत जो ये सेकंड नंबर पे है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, तो एक तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, ये दोनों ही बहुत ही भावुक मुद्दे हैं, तो इनको कौन देखेगा, सरदार देखेगा, ग्रुप का जो सरदार है। ठीक है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये दोनों उप समितियां भी बहुत पूछी जाती हैं, इसी के अंतर्गत बनी हुई हैं। ये तो थी समिति, ठीक है, ये हैं उप समितियां। मौलिक अधिकार उप समिति, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, तो समिति तो थी ही, समिति के अध्यक्ष आप पढ़ चुके हैं सरदार पटेल। परंतु यदि आता है मौलिक अधिकार उप समिति, तब थे JB कृपलानी। तो एक तरीके से एक कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो है व्यक्ति के, उन पर कृपा की बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिए कृपलानी बनाए गए कि भैया मौलिक अधिकार सबको मिलना चाहिए, यानी मौलिक अधिकारों की कृपा सब पर होनी चाहिए, मौलिक अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक उपसमिति HC मुखर्जी। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी जिसकी जनसंख्या कम है, वो बोल नहीं पाता है, यानी मुखर नहीं है एक तरीके से, तो इसलिए इसके लिए मुखर जो है कौन बने, HC मुखर्जी, यानी उन्होंने खूब जो है बातें करी किसके लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गई होंगी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, कृपा करो, अल्पसंख्यक समुदाय बोल नहीं पाता क्योंकि संख्या कम है, इसलिए इसके लिए एक मुखर वक्ता, मुखर यानी जो बोलने में निपुण हो, मुखर्जी, HC मुखर्जी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, पर पढ़ना सबको है क्योंकि आने की संभावना सब में से है। संचालन समिति,
अब देखिए आप लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज़ जानते ही हैं कि ये कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का काम क्या होता है कि जो सभा चल रही है उसमें नियम कानून बनाना कि भैया ठीक है तुम बोलो, तुम अभी नहीं बोल सकते हो, एक पूरा एक डिसिप्लिन बना करके रहना, जैसे क्लास में मॉनिटर का काम होता है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, संचालन करना सभा का, प्रक्रिया नियम कानून बनाना सभा चलाने की। ठीक है, राष्ट्र ध्वज यानी झंडा समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। अब इसको याद करने का तरीका है कि भैया राजेंद्र प्रसाद ही कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इसलिए झंडे को सलूट करने का अधिकार सबसे पहले किसको मिलता है, राजेंद्र प्रसाद को, इसलिए झंडा समिति। और रुपए पैसों पे भी अधिकार पहला राष्ट्रपति का, ये तो वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी जो पैसे हैं और कर्मचारी हैं वो सबसे पहले राष्ट्रपति की सेवा में समर्पित होंगे। और राष्ट्रपति कौन थे पहले, हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, बाकी नहीं हुआ है तो आप थोड़ा और मेहनत कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है और याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, GV मावलंकर संविधान सभा के कार्यों संबंधी, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि भैया मावा लेकर के आओ, ऐसा कोई बोलेगा तो यानी संविधान सभा के चाय पानी के कार्य थे, याद करने का तरीका है ये। ठीक है, तो मावलंकर यानी संविधान सभा के जो कार्य थे उनकी संबंधी जो समिति थी उसके मावलंकर थे। KM मुंशी कार्य संचालन। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया ये गांधी जी के थोड़े निकट के संबंधी थे, सदन समिति। ठीक है, तो ये आप 2-3 बार रीड कर लीजिए तो दिमाग में रहेगा ही, बहुत अति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर भी यदि आप कर रहे हैं जैसे ARO है या फिर लोअर PCS वगैरह है या PCS है, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब कोई विकल्प नहीं बचता है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, अब डिटेल में एक समिति को जानते हैं। ठीक है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि इसकी जो है गठन कब हुआ था, इसमें सदस्य कौन थे। इवन एक बार तो पूछा गया था कि किसकी मृत्यु से प्रारूप समिति में जो है उनकी जगह कौन आए थे। ठीक है, इनमें एक जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी जगह किसी दूसरे सदस्य ने ली थी, तो उनका नाम भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 15 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद हो चुका है, उसके 14 दिन बाद ही यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ठीक है, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। यदि पश्चिम बंगाल नहीं है ऑप्शन में तब बॉम्बे लगा सकते हैं आप। ठीक है, यदि पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल ही लगाइए। तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जो ये प्रारूप है, यदि थोड़ा गहन प्रश्न आता है लोअर PCS ARO तक का, ठीक है, तो दरअसल प्रारूप क्या BR अम्बेडकर ने बनाया था? नहीं, प्रारूप पहले ही BN राव को आप पढ़ चुके हैं, संवैधानिक सलाहकार थे, इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया है हमने। ठीक है, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, वो प्रारूप तैयार कर चुके थे। उसी प्रारूप को जो है उसमें सुधार करने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए ये प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी, सदस्यों की संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में? तो सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, चलिए एक सदस्य तो आप जान चुके हैं BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष हैं, बाकी 6 सदस्यों के नाम भी आप जान लीजिए। थोड़ा ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, डेफिनेटली याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है और आपके ध्यान में होने भी चाहिए। N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, दूसरे थे
कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, चौथे हैं मोहम्मद सादुल्ला और पांचवें नंबर पर हैं एन माधवराव। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने का तरीका है कि इसमें से 4 सदस्यों के नाम को आप जान रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं उन्हीं के नाम दिए हुए हैं। गोपाल स्वामी, गोपाल कहा जाता है कृष्ण को। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो कृष्ण है ही। कन्हैया लाल यानी कन्हैया भी हो गए। ठीक है, एन माधव, माधव भी कहा जाता है कृष्ण को। तो 4 नाम आप जान चुके हैं कृष्ण से संबंधित हैं प्रारूप समिति में। ठीक है, जो 5वां नाम है मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र व्यक्ति हैं इसमें जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे इसमें छठे व्यक्ति को देखते हैं, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह आए थे टीटी कृष्णाचारी, तो ये भी कृष्ण जी से संबंधित हैं। ठीक है, तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, इनकी जगह आए टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी, सदस्य 7 थे, उनके नाम आप एक बार फिर पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रारूप, देखिए प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था। अगस्त में जो है समिति बनी थी 47 में, फरवरी 1948 अब स्टार्ट हो गया, उसको फरवरी 1948 में फर्स्ट प्रारूप, ठीक है, यानी जो उन्होंने बनाया था वो दिया संविधान सभा को, उस पर चर्चा हुई। उसमें क्या था, 315 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थीं। इस पर 8 महीने तक चर्चा हुई, यानी फरवरी में 8 जोड़ दीजिए तो कहने का मतलब है अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप, यानी चर्चा के बाद कुछ सुधार किए गए होंगे, उसके बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में जो है दिया गया। उसके बाद 4 नवंबर 1948 को तृतीय प्रारूप यानी अंतिम प्रारूप दिया गया। ठीक है, ड्राफ्ट कौन सी चीज़ कहाँ होगी या कैसे होगा, पूरा का पूरा संविधान का ड्राफ्ट दे दिया गया 1948 में। तृतीय प्रारूप या अंतिम प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया नवंबर 1948 में। इसके बाद प्रारूप समिति पर चर्चा यहीं समाप्त होती है। चलिए, तो इसी तरीके से हमने प्रारूप में देखा, प्रारूप में 3 चीजें आई, प्रथम प्रारूप, द्वितीय प्रारूप और तृतीय यानी अंतिम प्रारूप। अब वाचन चलेंगे। वाचन का मतलब है संविधान में बहस, चीजों को लेकर के चर्चा चल रही है। ठीक है, तो प्रथम वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 5 दिन तक ही चला। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये सन से लेकर पूछ लिया जाता है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चला। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार ज़्यादा सन हो रही हैं कुछ चीज़ें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार चीज़ें हमें लगता है कि बहुत टफ हैं, या क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं पहले इसलिए हमें थोड़ी अटपटी लगती हैं, पर यकीन मानिए सभी चीज़ें, एक एक शब्द जो लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम का है आपके। ठीक है, चलिए अब द्वितीय वाचन यानी सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, इसमें 7,635 संशोधन सुझाए गए थे, उसमें से 2,437 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बार रीड होनी चाहिए आपको, यानी दिमाग में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, पर ये सन पूछी जा चुकी है कि कब से कब तक चला वाचन। ठीक है, चलिए तृतीय और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ये तीसरी रीडिंग या अंतिम वाचन था। ठीक है, थर्ड रीडिंग या अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये आपकी सनों का गरिष्ठ भोजन थोड़ा समाप्त होता है। 26 नवंबर 1949 काफ़ी ऐतिहासिक डेट है और आपको पता भी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को होगी भी। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ऊपर आपने देखा ही है ये।
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सदस्य तो ज़्यादा थे, सिर्फ 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए, बाकियों ने क्यों नहीं किए। देखिए, जैसे मोहम्मद सादुल्ला थे, उन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया, परंतु उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनका कहना था कि ठीक है, हमने संविधान बनाया है, पर वो इस संविधान में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी थे या कुछ की और चीज़ें। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। कितने सदस्यों ने किए थे, इम्पोर्टेंट है, 284 सदस्यों ने। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इन्हीं से बनी है संख्या 2 8 4, बस 8 बीच में डाल दिया। याद करने का फंडा है अपना अपना। ठीक है, चलिए, तो संविधान बनकर तैयार हो गया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर किए नेहरू ने और सबसे लास्ट में किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इसमें क्या क्या है संविधान में, महत्वपूर्ण है। 395 अनुच्छेद हैं, इसमें 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। दिमाग में होनी चाहिए पूरी की पूरी ये जो अंक दिए हुए हैं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। अभी भी संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। जो भी अनुच्छेद और जोड़े जाते हैं वो ए व कह करके इनके ही आगे पीछे जोड़ दिए जाते हैं, परंतु नंबर 395 तक ही है। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान में निर्माण में, संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, बता चुके हैं हम। पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, 9 महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मुस्लिम महिला जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था, बेगम अय्याज या बेगम एयाज। ठीक है, बेगम अय्याज हैं। इसके अंदर जो महिलाएं हैं उनके नाम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपके ध्यान में होनी चाहिए। दुर्गाबाई, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, और भी हैं, कई सारी महिलाएं हैं। ठीक है, तो पर ये हैं, इनको आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ दीजिए। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पर जानते ही हैं कुछ महिलाओं के नाम तो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि ये सुचेता कृपलानी है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए आगे देखिए। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा कुल। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कुल मिला के लगभग 3 साल के आसपास ही आ गया था। कुल खर्च कितना आया, 64 लाख पूछा जा चुका है, ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है आपको। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो देखिए कुछ लोग कहते हैं 11 अधिवेशन हुए थे, परंतु यदि अंतिम अधिवेशन को भी माना जाए जिस दिन साइन वगैरह हुए थे, तो टोटल अधिवेशन 12 होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में यदि 11-12 दोनों दिए हैं तो आप 12 पर टिक कर दीजिए, नहीं तो 11 देगा या फिर 12 देकर रखिएगा। ठीक है, तो कुल अधिवेशन 11-12। ठीक है, तो कुल खर्च 64 लाख रुपए का और कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूरा नाम है। आई थिंक KBC वगैरह में पूछा भी गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का जो मुख्य आर्किटेक्ट होता है, एक तरीके से किसी भी चीज़ को डिजाइन करने वाला। ठीक है, तो डिजाइन करने वाला भी किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को। संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं ध्यान से। आपने जाना ही है कि 26 नवंबर 1949 वह तिथि है जिस दिन संविधान बनकर लागू हो गया।
बनकर तैयार हो गया था। क्या उसी दिन संविधान लागू हो गया था जिस दिन बनकर तैयार हुआ? हाँ, उसी दिन लागू हो गया था, पर पूर्णतः नहीं। 15 अनुच्छेद यानी 15 आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन से आर्टिकल हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से आने लगा है। अब तक तो इतना ही पूछा जाता था कुछ समय पहले तक कि कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, या फिर जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 15 अनुच्छेद। अब कौन से हुए ये भी ऑप्शन में डाल देता है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये रटने से बेहतर है, थोड़ा सा मैंने यहाँ चीज़ें बताई हुई हैं आपको, ये आपको याद करने में मदद करेंगी। 5 से लेकर 9 तक जो अनुच्छेद हैं ये नागरिकता से संबंधित हैं। आप धीरे धीरे संविधान में आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित हैं, तो ये भी उसी दिन लागू कर दिए गए थे। 60 अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो पहले ही बन जाएंगे, 2 दिन पहले ही शपथ ले लेंगे, क्योंकि हमारा संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी, आगे जानेंगे हम। उससे पहले ही शपथ ले लेंगे संविधान के लागू होने से, इसलिए पहले ही ये लागू कर दिया गया। 60 राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। बाकी जो है आप देख सकते हैं कि ये 300 से आगे वाले हैं। एक तो पहचान इनकी ये है, सब के सब, और कुछ नहीं है। 150, 200 ऐसा कुछ नहीं है, 300 से स्टार्टिंग है सबकी, मतलब सबके आगे 3 दिया हुआ है, ठीक है। बचे हुए जितने भी अनुच्छेद हैं। 324 ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन। 366 में परिभाषाएं हैं कुछ, 367 में निर्वचन हैं, और 369, 380, 388, 391 यहाँ के आसपास निरसन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इनमें क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना आप डाल देता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद उस दिन लागू नहीं हुआ था या कौन सा लागू हुआ था, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये 391, 92, 93, ठीक है। तो आई थिंक इनको आप 1-2 बार रीड करेंगे तो ये इतने से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी याद हो ही गए होंगे, बस ये हैं, इनको थोड़ा देख लेंगे तो हो ही जाएगा, पर याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है प्रश्न आता है यहाँ से। इनको लागू करने का उल्लेख आर्टिकल 394 में है, यानी 394 में लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर दिए गए आर्टिकल हैं 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 15 नहीं, 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए? 16, क्योंकि उनमें 394 भी शामिल है, ठीक है। परंतु इतना प्रश्न गहरा बनता नहीं है, आपके में 15 ही आएगा, ठीक है। तो ये IAS के मतलब का पहुंच जाता है। 26 नवंबर 1949 यानी इस 26 नवंबर को भी याद करने के लिए जो है बना दिया गया, इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। अब ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है 2-3 साल से, संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है यहाँ से कि जो संविधान जिस दिन बनकर लागू हुआ उस दिन आधे आर्टिकल ही क्यों लागू किए गए? पूर्ण रूप से संविधान लागू कर देते, परंतु पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया उसको अब इसमें देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को, जबकि बन 2 महीने पहले ही गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए इसी दिन क्यों लागू किया गया, ठीक है, देखिए। चलिए देखिए, इस दिन 1929 में लाहौर अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में घोषणा की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे,
इसीलिए 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, जो झंडा था वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। ये प्रश्न आईएएस या पीसीएस का है। ठीक है, चलिए तो देखिए 26 जनवरी को 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई 15 अगस्त को, तो अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, यानी इसको हमेशा रिमेम्बरिंग रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और अब यही दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों किया गया संविधान को लागू करने के लिए, ताकि ये जो तिथि है वो हमेशा याद रहे। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं जल्दी से। 22 जुलाई 1947 आप लोग जानते ही हैं, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था ताकि 15 अगस्त 1947 को इसे फहराया जा सके, इसलिए 22 जुलाई को यह स्वीकार कर लिया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनमें शामिल हो गया या उनका सदस्य बन गया भारत। मई 1949 में ये तिथि भी पूछी जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता या राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता कब ली भारत ने? 1949 में। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो देश हैं वो कौन से देश हैं? ये उन देशों का समूह है जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। यानी राष्ट्रमंडल जो देश हैं उन पर ब्रिटेन का शासन कभी ना कभी रहा है, वो देश है। और ये गेम्स भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, ये सारी चीज़ें उससे पहले की हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी यानी 2 दिन पहले ही 3 काम हुए थे महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को ये 3 घटनाएं घटी। देखिए हमने अभी जाना था कि ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो है कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण में, संविधान सभा के। तो मैंने बताया था 11 अधिवेशन हुए थे और 12 भी बताया था, क्योंकि देखिए जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, वो अंतिम बैठक थी दरअसल संविधान सभा की, परंतु वो अंतिम नहीं थी। ये 24 जनवरी 1950 को होती है संविधान सभा की एक और बैठक जिसमें ये फैसले लिए गए हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो एक तरीके से एक अधिवेशन ये भी है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर इसको काउंट किया जाता है तो 12 अधिवेशन हो जाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा की बैठक होती है जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 12 अधिवेशन हो जाते हैं। यदि नहीं आता है तो आप 11 अधिवेशन पे ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? आप जानते हैं जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तिथियां थी जो आपको पता होनी ही चाहिए। देखिए एक और ये बोनस में है आपको, यूपी का नामकरण, यानी यूपी का नाम पहले संयुक्त प्रांत था यानी यूनाइटेड स्टेट, तो इसका यूनाइटेड प्रोविंस, सॉरी इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है।